अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जितने भी हमारे जिस्म में सिस्टम्स हैं वो सब एक मैकेनिज्म के तहत चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम जो है वो एक रैंडम तरतीब से चल रहा हो। तमाम सिस्टम जो हैं वो सब एक प्रॉपर मैकेनिज्म्स में से गुजरते हैं। उन सब मैकेनिज्म्स को एक मैकेनिज्म जितने भी होते हैं उनका कंट्रोल किसके साथ होता है? दिमाग के साथ। तो जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उन सब को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो अब जो है हमने देखना चूंकि क्या है, तनफ्फुस का अमल, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस तरह हम लोग सांस अंदर लेके जाते हैं, किस तरह हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं और इसका हमारे दिमाग के साथ क्या ताल्लुक है, इसको हमने आज क्या करना है, स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता क्या है, तनफ्फुस का अमल। तो गैसों के तबादले के मुतल्लिक जिस्मानी हरकत को, जिस्म की जो मूवमेंट होती हैं, जब हम इस तरह सांस ले रहे होते हैं तो जिस्म की जो मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स को क्या किस में हम लोग स्टडी करते हैं? तनफ्फुस के अमल में, मैकेनिज्म में। तो जिस्मानी हरकत जो होती हैं सांस लेने के दौरान, आप खुद फील करें कि आपका जिस्म का जो बॉडी पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो किस में आ जाएगा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आ जाएगा। तो मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट और मूवमेंट्स ऑफ फिजिकल पार्ट्स रिलेटेड टू गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज ब्रीथिंग। तो जिस्म के जितने भी हिस्से हैं जो सांस लेने के दौरान अमल करते हैं, हिलते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं, उन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स इसके कितने होते हैं? तो दो ही स्टेप्स हैं ब्रीथिंग के। एक वो है जिसमें हम सांस को अंदर लेके जाते हैं और एक वो है जिसमें हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। सांस को माहौल से जिस्म के अंदर लेके जाना वो क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। इनका मतलब है अंदर, इनसाइड। इंस्पिरेशन, टेकिंग ब्रीथ इनसाइड द लंग्स, सांस को फेफड़ों तक लेके जाना, सांस फेफड़ों तक लेके जाना, इसको कहते हैं हम लोग इंस्पिरेशन और इनहिलेशन। इनहिलेशन इसका दूसरा नाम है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस सब में हमने देखना क्या है? बॉडी मूवमेंट्स को देखना है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सांस लेने के दौरान तीन बॉडी पार्ट्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो हैं रिब्स, पसलियां हमारी, और रिब्स के दरमियान, अगर ये रिब्स हैं उस दिन भी बताया था आपको, और ये जिनके दरमियान खाली जगह है, इसमें जो मसल लगे होते हैं उनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स का क्या काम है? और एक डायाफ्राम, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका है? डायाफ्राम का। और डायाफ्राम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये बेसिकली एक क्या है? मसल है। डायाफ्राम एक क्या है? मसल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? लंग्स हैं। इधर भी ये हमारे पास क्या है? लंग्स हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डायाफ्राम लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब सांस जब हम लोग अंदर लेके आते हैं तो इससे हमारी पसलियां क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। पसली इस तरह क्या होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर को पसलियां, रिब्स क्या करेंगी? ऊपर को उठ जाएंगी, और इनके दरमियान जो मसल होंगे वो क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, डायाफ्राम का रोल देखना हमने, क्योंकि फेफड़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये थोरैक्स में मौजूद हैं, सीने में मौजूद हैं। तो सीने पे डायाफ्राम क्या असर डालता है? सीने, क्योंकि सांस को अंदर लेके आना है हमने, तो डायाफ्राम क्या करेगा? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शॉर्ट हो जाता है, उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो कम हो जाती है। लेकिन जब मसल जो है वो रिलैक्स करता है तो वो बढ़ जाता है, उसकी जो लेंथनिंग है वो लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो डायाफ्राम को अगर देखा जाए, डायाफ्राम जब सिकुड़ेगा तो वो इस तरह हो जाएगा। अब जब इस तरह होगा तो नीचे फेफड़ों को आने के लिए जगह मिल जाएगी। अब फेफड़े क्या करेंगे? अपनी नॉर्मल पोजीशन से यहाँ तक मूव कर जाएंगे, इस तरह यहाँ तक क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? फेफड़ों का जो नॉर्मल एरिया था उससे ज़्यादा एरिया हो गया। क्यों? डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे की तरफ मूव कर गया। इससे सीने का खला जो है, सीने का रकबा जो होता है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। जब नॉर्मल में था तो कम था, लेकिन जब जो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया? नीचे की तरफ
नीचे की तरफ आ गया। तो इससे क्या हुआ, खला का रकबा जो है वो बढ़ गया, सीने का खला बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर आएगी, उसको हम लोग अपने सांस को मेंटेन रख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्टेप था इंस्पिरेशन। अब जो इसके उलट स्टेप है वही स्टेप उलट उसके सेम टू सेम ओपोजिट, इसमें हम सांस अंदर लेके जा रहे थे, इसमें हमने सांस को क्या करना है, बाहर निकालना है। इसमें मूवमेंट्स भी सारी क्या होंगी, इसके उलट होंगी। तो आइए देखते हैं कि एक्सपायरेशन या एक्सपायरेशन में क्या होता है। एक्सपायरेशन की बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। एग्जिट ऑफ गैसेस फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज। गैसों के तबादले के बाद, गैसों का तबादला हो चुका होता है, इंस्पायरेशन में गैसेस अंदर आई, उनका तबादला हुआ, अब तबादले के बाद गैसेस ने क्या करना है, जिस्म से बाहर जाना है। तो गैसों के तबादले के बाद गैसों का जिस्म से बाहर खारिज होना, एग्जिट, एक्स से याद रखना है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालना किसी भी चीज को। तो एग्जिट ऑफ गैसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स बॉडी मूवमेंट्स को देखते हैं। इसी तरह अब इस पे आ जाइए। ये हमारे पास क्या है, लंग्स हैं, और ये डायफ्राम की क्या है, नॉर्मल पोजीशन है। अब ये डायफ्राम गुंबदनुमा होता है, ये इसकी नॉर्मल शक्ल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये नीचे बैठ गया था, सुकड़ गया था। अब इसने क्या होना है, रिलैक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई भी मसल जब रिलैक्स होता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है। तो जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो उसकी जो है लेंथनिंग इस तरह हो जाएगी। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर गया तो फेफड़ों को भी मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इस तरह, यहाँ पे भी ये हो जाएगा। अब क्या होगा, फेफड़ों का नॉर्मल से रकबा जो है, नॉर्मल से जो उनका स्पेस थी अंदर वो कम हुई है। डायफ्राम ने उनको पुश किया, ऊपर की तरफ दबाया। जब ऊपर की तरफ दबाएगा तो फेफड़ों के अंदर जो हवा है वो यहाँ से ट्रिकिया की मदद से क्या हो जाएगी, बाहर मूव कर जाएगी। बाहर मूव करेगी, क्यों, क्योंकि जो फेफड़ों का खला है वो क्या हुआ है, कम हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें इस जो एक्सपायरेशन है उसमें हमारी रिब्स क्या होंगी, नीचे बैठेंगी, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और उसके बाद डायाफ्राम क्या करता है, रिलैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डायाफ्राम इसमें क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नर्वस, ये सारी तनफुस के अमल को नर्वस सिस्टम से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कि इसको नर्वस सिस्टम से कैसे रिलेट करते हैं, तनफुस के अमल का नर्वस कंट्रोल। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि नॉर्मल हालात में इंसान में सांस लेने की रफ्तार कितनी है, तो वो 16 से 20 दफ़ा है। बाज़ बुक्स पे 15 से 20 है, लेकिन नॉर्मल जो है वो 16 से 20 मरतबा हम क्या करते हैं, नॉर्मल हालत में जब हम लोग बैठे होते हैं हम लोग सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर, अब हमारे दिमाग के अंदर, मेडोला के अंदर, दिमाग के जो पार्ट्स हैं उसमें आपने मेडोला को पढ़ा होगा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो मेडोला में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। अब जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये सेंसिटिव होता है, हसास होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए क्या है, हसास है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे ही ज़्यादा होगी रेस्पिरेटरी सेंटर को पैगाम जाएगा। लेट्स सपोज मैं अगर दौड़ लगाता हूँ, रनिंग करता हूँ, जंपिंग करता हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्लड में भी फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को पैगाम जाएगा और रेस्पिरेटरी सेंटर पैगाम भेजेगा उसके बाद मसल्स को, रिब्स के मसल को कि तेज़ तेज़ सांस लो। इससे क्या होगा, हम सांस को तेज़ लेंगे, जब तेज़ी से गैसेस का तबादला होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तेज़ी से बाहर जाएगी, और यूँ गैसों का तबादला जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जब हम दौड़ लगाते हैं या भागते हैं तो उस वक्त एक्सरसाइज होती है, सिंपल सी बात, उसको एक्सरसाइज कह देते हैं। तो ब्रेथ रेट जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के दौरान कितना होता है, 30 से 40 दफ़ा। आम हालात में 16 से 20 और इस तरह 30 से 40 दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब कि नॉर्मल से डबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये था लेक्चर। अगर इसके बारे में कोई चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।